मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी अब बीजेपी का दामन पकड़ेंगे। जनसत्ता के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें, नीलेश कुंभानी कांग्रेस के प्रत्याशी थे सूरत लोकसभा सीट से, और इनके नामांकन को खारिज कर दिया गया था। इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी बीजेपी का दामन पकड़ेंगे। आपको बताते चलें कि 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया था, इसीलिए मुकेश दलाल यहां से निर्विरोध निर्वाचित किए। कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा क्यों खारिज किया गया? जनसत्ता ने लिखा है कि नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी सामने आई थी। उसी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने अपने प्रभाव के जरिए मुकेश दलाल को चुनाव जितवाया है। कांग्रेस ने सीट पर नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग की है। कांग्रेस इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अर्जी लगा दी है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन अवमानना के मामले में मंगलवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर के लताड़ लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पतंजलि पर आप उंगली उठा रहे हैं, जबकि 4 अंगुलियां आप पर भी उठ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाओं का प्रचार करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको अपनी तरफ भी देखना चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टर लोगों को गैर जरूरी और काफी महंगी दवाएं लिखते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी अनैतिक तौर तरीके अपनाए जाने की शिकायत मिल रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के अलावा दूसरी एफएमसीजी कंपनियों का भी जिक्र किया और कहा कि वे भी अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत दावा करती हैं। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जम करके फटकारा, वहीं केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कंटेम्प्ट नोटिस भेजा और नोटिस में कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी। इसका ठोस प्रमाण नहीं है। विज्ञापन पर रोक लगाया जाए। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पतंजलि हमारे नोटिस का जवाब नहीं देती। स्वामी रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण खुद कोर्ट में हाजिर हुए। 2 अप्रैल को रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अदालत ने कहा, सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी है? पतंजलि की दलील थी कि भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश से अनजान थे। उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को यह नहीं पता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मानो ये कोई आइलैंड। 10 अप्रैल को रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है। तो वहीं 16 अप्रैल को पतंजलि ने
सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी। बाबा रामदेव बोले काम के उत्साह में ऐसा हो गया, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो, अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दैनिक भास्कर ने इस पूरी खबर को बहुत ही बारीकी से हर घटनाक्रम को सिलसिलेवार छापा है। दैनिक भास्कर के ही अनुसार पतंजलि के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में प्रकाशित कर दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली ने कहा आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस ऐड का भी साइज वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, यह हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की है। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। तो कुल मिलाकर के रूल रेगुलेशन की धज्जियां पतंजलि हमेशा उड़ाता रहा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि की फजीहत हुई है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।